नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 फरवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी प्यारे दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि कौन बना भारत का अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है भारत सरकार में, जिसका मुख्य काम होता है भारत सरकार को सभी इंपॉर्टेंट आर्थिक मुद्दों पे सलाह देना। दोस्तों, तो अब भारत का अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इसी बड़े न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा 22 फरवरी के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the Chief Economic Advisor of India whose term has been extended till March 2027? यानी कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी नए नहीं बने हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। यानी कि ये व्यक्ति 2022 में भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट हुआ था और फरवरी 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। लेकिन भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए इनको 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। यानी कि अब ये 31 मार्च 2027 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर रहेंगे। अब उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो नाम बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये देखिए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जब से अपने पद पर बने हुए हैं तब से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करना या फिर विभिन्न आर्थिक नीतियों पर सलाह देना, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है और ये हर समय भारत सरकार को इकोनॉमिक एडवाइस देते रहते हैं। दोस्तों, अब देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्रालय के बिहाफ पर इसको रेडी जो करवाता अधिकारी है उसका नाम होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और ये 1951 से लगातार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सलाह पर तैयार होता रहा है। दोस्तों, तो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण जनवरी 2025 में रेडी हुआ उसको इस नागेश्वरन नामक अधिकारी ने क्या किया, रेडी करवाया। दोस्तों, और नागेश्वरन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन किया और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन किया। उन्होंने कहा कि जो अगला वित्त वर्ष आने वाला है 26 वाला, यानी कि 2025 से लेकर 2026 में, उस बीच में जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट के बीच करेगी, तो वो बिल्कुल आपको याद रखना है 6.3 से लेकर 6.8%। और इस बार का जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया कि जो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है इसमें जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो 6.4% होगी। दोस्तों, और ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में मैंने ये सारी न्यूज कवर करा दी थी, तो जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, आप जाकर वहां से इकोनॉमिक सर्वे का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन फरवरी 2025? यानी कि फरवरी 2025 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना। नाम आप लोगों को पता चल ही गया होगा, उनका नाम है दोस्तों रेखा गुप्ता। अब देखिए, जो ये रेखा गुप्ता हैं ये दिल्ली में बीजेपी की कैंडिडेट थी और दिल्ली विधानसभा की जो शालीमार बाग वाली सीट है वहां से चुनाव लड़ती हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर वो दिल्ली विधानसभा में पहुंचती हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली विधानसभा के 2025 वाले इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं। दोस्तों, अब देखिए, दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें होती हैं जिनकी संख्या 70 है, इसका मात्र 10% ही मंत्रिपरिषद बनते हैं। यानी कि अगर 70 का 10% देखें तो वो आता है 60। तो जब भी दिल्ली में मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी उसमें मंत्रियों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं होगी। तो दिल्ली सरकार की ये जो नई मंत्रिपरिषद है उसका गठन भी कर दिया गया है और उसमें रेखा गुप्ता को एज ए सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा 6 अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं रेखा गुप्ता के पॉलिटिकल करियर की। दोस्तों, अब देखिए, रेखा गुप्ता ने 1992 में दौलत राम कॉलेज में एबीवीपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और साथ ही इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आगे चलकर अध्यक्ष भी बनती हैं और अपने मतलब ओजस्वी भाषण कह लो या फिर और भी जो चीजें थी उससे ये अपनी एक पहचान बनाती हैं और भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष बनती हैं।
और एक बार फिर से दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री इनको अपॉइंट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से अब ये दिल्ली की चौथी महिला बन गई हैं जो मुख्यमंत्री पद संभाल रही हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली महिला थी दोस्तों, उनका नाम था सुषमा स्वराज। उसके बाद शीला दीक्षित और फिर अभी आतिशी ने कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। अब ये चौथी महिला बन गई हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इनके शपथ की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता को जो शपथ दिलाई गई थी वो 20 फरवरी को दिल्ली के बड़े फेमस रामलीला मैदान में। यहाँ के जो गवर्नर हैं या कह लो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है वीके सक्सेना, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई दोस्तों। अब दिल्ली में विधानसभा का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। देखिए, दिल्ली में पहली बार जब विधानसभा बनाई गई थी तो वो ईयर था 1952 और उस बार जब दिल्ली में इलेक्शन हुए तो उसमें जो पहला व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था उनका नाम था चौधरी ब्रह्म प्रकाश। उस समय दिल्ली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था तो उस समय भारत में राज्यों का जो प्रकार होता था 4 होता था, उसमें दिल्ली को ग्रुप सी वाले स्टेट में डाला गया था। फिर आप जानते हो कि 1950 में स्टेट का रिकंस्ट्रक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस और 4 प्रकार के राज्यों को खत्म करके 2 प्रकार के राज्य बनाए जाते हैं, एक राज्य और दूसरा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और दिल्ली से विधानसभा को यहाँ पे 1956 में क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वहां पे 57 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया जाता है और इसका मात्र काम ये होता है कि ये सरकार को जो वहां पे एलजी उसका हेड होता है उसको क्या करना, बस सलाह देना, यानी कि इनके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है। तो ये नाम मात्र का सिर्फ और सिर्फ काउंसिल रहता है दोस्तों, जिसकी लंबे समय से विरोध हो रहा था और दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा की मांग की जा रही थी। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए 1991 में 69वां यानी कि 69th संविधान संशोधन लागू होता है और इससे हमारे संविधान में एक आर्टिकल जुड़ता है 239AA जो कि दिल्ली के विधानसभा के प्रोविजन से रिलेटेड होता है दोस्तों। और फिर 1993 में दिल्ली में पहली विधानसभा चुनाव कराई जाती है आफ्टर स्टेट रिकंस्ट्रक्शन के बाद दोस्तों, या कह लो आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स के बाद। और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं 1993 में। इस बार दिल्ली विधानसभा का ये 8वां इलेक्शन था 2025 में, जिसमें एक बार फिर से आपको याद रखना है रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों। इसके बाद आज के वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Where was the inland waterways transport terminal on the Brahmaputra river inaugurated in February 2025? फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्रा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखिएगा, जोगी गोफा दोस्तों। ये जो जोगी गोफा नाम का स्थान है, यहां पर इस टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया हमारे जो ये पोर्ट मिनिस्टर हैं या फिर कह लो इनलैंड वाटर मिनिस्टर हैं, जो आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा दोस्तों। अब देखिए, इस पूरे के पूरे ये जो टर्मिनल है इसको उद्घाटित करने का या फिर कह लो इसको बनाने का जो मेन फायदा क्या होगा कि यह टर्मिनल एक रणनीतिक रूप से भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कार्य करने के लिए स्थित है, जो असम और उत्तर पूर्व में रसद और कार्गो के आवाजाही को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे टर्मिनल बना है, इससे भूटान को फायदा होगा, बांग्लादेश को फायदा होगा और हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको फायदा होगा, क्योंकि इस टर्मिनल पर ढेर सारे सामान की जो है कि आसानी से पहुंच हो सकेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, यानी कि इस टर्मिनल को बनाने का जो प्रोजेक्ट था, ये भारत में 2021 फरवरी में जो है कि इसका फाउंडेशन रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और कुल 82 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली ऑन February 21, 2025? 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रथम सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा कॉन्क्लेव है, इसका जो उद्घाटन किया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 फरवरी को किया गया। कहां पर? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर स्थित भारत मंडपम में दोस्तों।
अब देखिए इसमें मोदी जी ने कहा कि ये जो सोल है या फिर कॉन्क्लेव है, ये ऐसे नेताओं को एक तरीके से विकसित करेगा जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता को हासिल करेंगे, साथ ही विकसित भारत की यात्रा को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाएंगे। तो आपको पता होगा कि 2047 में जब हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हमारा टारगेट है कि हम भारत को उस समय एक विकसित देश बना चुके होंगे, और उस दिशा में भारत की सरकार जो है या विभिन्न राज्यों की जो सरकार है बड़े ही ह्यूज लेवल पे अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग स्टेप उठा रही है, और उस दिशा में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए ये 2 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, और इसमें क्या किया जाएगा, एक ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिसमें राजनीति, खेल, कला और मीडिया, साथ ही आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे जो बड़े नाम हैं उनको अपनी जीवनी को बताने के बारे में या लोगों को मोटिवेट करने के बारे में मौका दिया जाएगा। तो यहां पर ये बहुत बड़ा एक मंच है, और जब लोग इसको सुनेंगे, इन महापुरुषों की गाथाओं को सुनेंगे, तो उनके अंदर भी एक ऐसे लीडर बनने की भावना विकसित होगी जो भारत को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा दोस्तों। तो ये पहली बार इस तरह की मीटिंग हो रही है, और इसमें भूटान के जो प्रधानमंत्री थे वो चीफ गेस्ट थे, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, इसको कमेंट करिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।